शिक्षा न मात्र ज्ञानवर्धन करती है बल्कि जीवन की दिशा भी तय करती है। और आज बहुत से अभावग्रस्त जरूरतमंद बच्चों के जीवन की दिशा तय कर रहा है नेही नीड फाउंडेशन, एक संस्थान जो बच्चों को निशुल्क शिक्षा दे रही है, साथ में संस्कार भी देती है। इस संस्थान के बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे, क्योंकि हमारे साथ जुड़े हैं नेही नीड के संस्थापक श्री कन्हैया कुमार जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। नेही नीड, ये नाम सुन के ही सबसे पहले मन में ये आता है कि ये नाम आपने कैसे चुना? एक्चुअली जब हम ये काम प्रारंभ कर रहे थे तो हमारी कल्पना थी एक ऐसा आवासीय परिसर हो जहाँ बच्चों को बहुत प्रेम से हम रखें, पढ़ाएं, और वो ना एक हॉस्टल हो, ना एक फॉर्मल स्कूल ना हो, बल्कि उन बच्चों को लगे कि हम एक परिवार में रह रहे हैं। तो नेही नीड जो है, इसका शाब्दिक अर्थ है प्रेम का घर। नेही अर्थात प्रेम, नीड अर्थात घोंसला घर। तो ये एक प्रेम का घर है। आपके मन में ये विचार कैसे आया कि इस तरह से कुछ शुरू किया जाए अभावग्रस्त बच्चों के लिए निशुल्क? ये विचार कैसे आया आपके मन में? कोविड की जो पहली लहर थी, आप नोएडा में रहती तो आपने देखा होगा, कोविड की पहली लहर के बाद एक लहर के साथ बहुत बड़ी संख्या में दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा से हजारों लाखों की संख्या में मजदूर ये भयभीत होकर, आतंकित होकर, सरों पर बोझा उठाए हुए, नंगे पैर, जिसके पास जो साधन था, साइकिल, रिक्शा, छोटे छोटे बच्चों को कंधे पर लेकर, भूखे प्यासे अपने गांव की ओर, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश की ओर सब लोग जा रहे थे। उस समय संघ के अनेकों कार्यकर्ता और बाकी व्यवस्थाएं तो कर पा रहे थे हम लोग, उनके लिए, बच्चों के लिए दूध दे रहे थे, पैरों के लिए चप्पलें दे रहे थे, उनके भोजन की व्यवस्था कर रहे थे। लेकिन उस समय मन में एक विचार आया कि 20 वर्षों से ये मज़दूर यहाँ दिल्ली और दिल्ली के आसपास रह रहे हैं। यहाँ की सारी जो अट्टालिकाएँ हैं, यहाँ के सारे जो मेट्रो है, हाईवेज़ हैं, ये सारा जो दिल्ली को सजाने संवारने का काम किया है, नोएडा, गुड़गांव को बसाने का काम किया है, इन मज़दूरों ने किया है। लेकिन इतने वर्षों यहाँ रहने के बाद भी एक आपदा आई, एक विपदा आई, और उसमें उनको अपना घर याद आया। इतने वर्ष यहाँ रहने के बाद भी यहाँ के समाज के साथ वो इतना आत्मसात नहीं हो पाए। उनको ऐसा नहीं लगता कि दिल्ली हमारी है, नोएडा हमारा है, गाज़ियाबाद हमारा है, गुड़गांव हमारा है। और यहाँ के लोग भी उनको शायद उनके साथ इतना आत्मीयतापूर्ण संबंध नहीं स्थापित कर पाए, और इसलिए एक आपदा में उनको अपना घर याद आया। जब आदमी परेशानी में होता है तो उसको अपना घर याद आता है। तो उन पैदल वापस जाते हुए मज़दूरों को देखकर लगा कि इतने वर्ष हम साथ साथ रहने के बाद हमारा परस्पर आत्मीयता का संबंध क्यों नहीं बना, हम क्यों नहीं उनकी चिंता कर पाए, क्यों? इसलिए लगा कि इनके लिए कुछ करना चाहिए। उसमें से फिर हमने, जो हमारे मित्र थे, परिचित थे, उनके साथ चर्चा की कि क्या करें। तो अभी तक का जो प्रचलित मॉडल है, जो भिन्न भिन्न संस्थाएं उन बस्तियों में काम करती हैं, वो था शाम को 1 घंटे, 1.5 घंटे के लिए कोई जाना, वहाँ बच्चों को इकट्ठा करके पढ़ाना। हमको लगा कि इतना पर्याप्त नहीं है। अगर उन बस्तियों से कुछ अच्छे बच्चों को, ब्राइट स्टूडेंट्स को हम छांट कर और किसी एक अच्छे आवासीय परिसर में रखें, और 5 साल, 7 साल वो हमारे साथ रहकर पढ़ेंगे, तब हमारा और उनका एक आत्मीयता का संबंध बनेगा। तो ये विचार करके फिर हमने नेही नीड प्रारंभ किया। आपने कहा कि और शिक्षण संस्थानों में या और लोग भी अपनी तरफ से प्रयास करते हैं और बच्चों को 1-1.5 घंटा इस तरह से शिक्षा देते हैं। बाकी शिक्षण संस्थानों में और नेही नीड से शिक्षा लेने में क्या फ़र्क है? हाँ, वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि सामान्य बहुत सारी संस्थाएं, ऐसा नहीं है कि नेही नीड कोई पहली बार इस प्रकार से इन बस्तियों में गया है शिक्षा का काम करने के लिए। बहुत सारी संस्थाएं बहुत पहले से काम कर रही हैं, और नेही नीड प्रारंभ करने से पहले बहुत लंबे समय ऐसी अलग अलग संस्थाओं के साथ मेरा संबंध रहा है। हम ऐसे केंद्रों पर गए हैं। हमने स्वयं ऐसा एक केंद्र दिल्ली में, मैं था वहाँ, बुराड़ी में हमने चलाया है। लेकिन उसमें एक अधूरापन है। अधूरापन यह है कि एक तो वो केंद्र चलाने वाला जो कार्यकर्ता रहता है, कोई भी एक व्यक्ति रहता है जो जाकर बस्ती में केंद्र चलाता है, तो वो बहुत सारे अलग अलग बच्चे होते हैं। बिल्कुल छोटे बच्चे भी होंगे, थोड़े बड़े भी होंगे, थोड़े और बड़े भी होंगे। तो सबको एक व्यक्ति पढ़ा नहीं सकता। तो वहाँ क्या होता है, एक बेसिक चीज़ें तो होती हैं,
उनको नाम लिखना सिखा दिया, उनको छोटी छोटी गिनती सिखा दी, कुछ संस्कार दे दिए, लेकिन कुछ गीत सिखा दिए, कहानियाँ करा दी, लेकिन वहाँ आने वाले बच्चे हर 6 महीने में बदल जाते हैं, पढ़ाने वाला भी बदल जाता है। और इसलिए वो एक इकट्ठा करके संस्कार देने का तो एक माध्यम हो सकता है, थोड़ा बहुत बच्चों को अक्षर ज्ञान कराया जा सकता है, लेकिन उसमें से एक शिक्षा की जो मूलभूत आवश्यकता है, जो उस बस्ती की सबसे बड़ी ज़रूरत है, वो पूरी नहीं हो पाती। तो वो जो केंद्र चल रहे हैं, वो जो संस्थाएं काम कर रही हैं, उसमें और हम में ये अंतर है। मैं उसको अंतर नहीं कहूँगा, हम एक दूसरे के पूरक हैं। जो वो काम कर रहे हैं बस्ती में, वो हम नहीं कर सकते, जो हम कर रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, तो हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसी भिन्न भिन्न जो संस्थाएं बस्तियों में काम कर रही हैं, उनके माध्यम से ही हम बच्चे वहाँ से लेते हैं। हमको एकदम सीधे जब हम बस्ती में जाते हैं तो उन संस्थाओं का ही एक माध्यम बनता है जो हमारा परिचय वहाँ कराते हैं और हमको वो बच्चे वहाँ से मिल पाते हैं। आपने कहा कि जो ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं हम उनका चयन करते हैं, चयन किस आधार पे किया जाता है? आप कैसे चयनित करते हैं कि किन बच्चों को नीड के थ्रू शिक्षा दी जाए, उसके माध्यम से शिक्षित किया जाए? बच्चों का चयन किस प्रकार होता है? हम पहले बस्ती का चयन करते हैं, किस बस्ती में हमें जाना है। उसमें से 10 से 12 वर्ष की आयु के बच्चे को जाकर हम इस संस्था के माध्यम से मिलते हैं। हमारा ब्राइट कहने का अर्थ ये नहीं है कि वो स्कूल जा रहा होगा, स्कूल में बहुत बढ़िया नंबर ला रहा होगा, वो उन बस्तियों के बच्चे स्कूल जा ही नहीं पाते हैं। ब्राइट से मेरा आशय है कि वो जो चीज़ हम उसको सिखाना चाह रहे हैं, हम उसको पढ़ाना चाह रहे हैं, उसकी कैचिंग पावर अच्छी हो, जल्दी समझ ले, थोड़ा जिज्ञासु हो, लंबे समय तक हमारे साथ रह सके, होम सिकनेस ना हो, क्योंकि हमारे साथ 7 साल 8 साल रहना है, और तो अगर होम सिकनेस होगी तो वो टिक नहीं पाएगा। तो ये हमारा थोड़ा सा क्राइटेरिया रहता है। कुल मिलाकर हम बस्ती में जाते हैं, बस्ती में एक बार बच्चों को चिन्हित कर लेते हैं कि कौन कौन बच्चे हैं, फिर उनको हम एक सप्ताह भर के लिए अपने साथ लाकर रखते हैं। एक हम शिविर करते हैं मार्च के फर्स्ट वीक में, उसमें वो बच्चे आते हैं, वहाँ भिन्न भिन्न तरह से उस बच्चे का हम परीक्षण करते हैं, उस बच्चे के साथ बातचीत करते हैं, बच्चे के साथ वो थोड़ा हमारे साथ फैमिलियर हो जाता है, और फिर उसमें से बच्चे का फाइनल सिलेक्शन हम करते हैं। अच्छा, तो आपने बताया कि आप उन्हें समझने की कोशिश करते हैं, बच्चे आपको समझते हैं, वो घुल मिल जाते हैं, वहाँ रहना चाहते हैं, तो एक लंबे समय तक उनको वहाँ शिक्षित किया जाता है। तो आपने कहा 6-7 साल का समय, तो क्या इसमें उन्हें 10वीं 12वीं ये तब भी कराया जाता है? किस तरह से चलते हैं वो 6-7 साल? हमने विचार इस प्रकार का किया है, 12वीं तक की उनकी औपचारिक शिक्षा, और 12वीं के बाद तब तक बच्चे का हम देख लेंगे कि बच्चा किस दिशा में जा सकता है आगे। वो अगर नीट का एग्ज़ाम देना चाहेगा तो हम नीट का एग्ज़ाम दिलाएंगे, वो एनडीए का एग्ज़ाम देना चाहेगा हम एनडीए का एग्ज़ाम दिलाएंगे, वो जिस दिशा में भी आगे जा सकता है। एक बार बच्चा जब 12वीं तक हमारे साथ औपचारिक शिक्षा के इसमें रहेगा तो वो किस दिशा में आगे बढ़ सकता है। अगर लगा कि बच्चा यूपीएससी दे सकता है तो हम यूपीएससी भी दिलवाएंगे। और 12वीं के बाद एक अनौपचारिक शिक्षा के रूप में कहीं उसको कोचिंग कराना है अथवा उसको किसी की तैयारी कराना है, तो जब तक वो स्वावलंबी नहीं हो जाता, अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता, तब तक हम उस बच्चे के साथ रहेंगे। पैरों पर खड़ा होना, इससे एक प्रश्न मेरे मन में आया कि बच्चों को सिर्फ अक्षर ज्ञान दिया जा रहा है या कोई वोकेशनल ट्रेनिंग भी, या फ्यूचर में चल के भविष्य में जाके वो थोड़ा स्वावलंबी भी बन सके, इस तरह का भी कोई? नहीं, वही मैंने कहा, कक्षा 12 तक की औपचारिक शिक्षा, इस औपचारिक शिक्षा के साथ साथ कुछ ना कुछ उसको स्किल्स सिखाना, कुछ ना कुछ स्किल्स वो सीखे। 12वीं तक पढ़ाई करते करते, 12वीं तक वो केवल किताबी ज्ञान तक ना रह जाए, तो 12वीं की पढ़ाई करते करते 12वीं तक वो कुछ ना कुछ स्किल्स भी सीखे, और 12वीं तक उस बच्चे का समझ में आ जाएगा कि वो आगे किस दिशा में जा सकता है, तो उसको उस दिशा की तैयारी कराना। पैरों पर खड़ा होने का अर्थ है कि वो स्वावलंबी हो जाए, किसी न किसी अच्छे रोजगार से वो लग जाए, जिससे उसको अपनी बस्ती के बाकी बच्चों को भी साथ वो लेकर चल सके। हमारी कल्पना ऐसी है कि एक बस्ती से 3-4 बच्चों को हम इस रूप में स्थापित कर दें कि बाद में उस बस्ती में वो स्वयं अपनी बस्ती को और उसको लीडरशिप दें। ये जो हम बाहर से जाकर बस्ती में सेवा का कार्य करते हैं, ये एक टेम्परेरी व्यवस्था है। उसी बस्ती के अगर 2, 3, 4, 5 नौजवान एक स्वावलंबी बनकर खड़े हो जाएंगे और वो कहेंगे नहीं, अब हमारी बस्ती में सेवा के लिए किसी को बाहर से आने की आवश्यकता नहीं है, वो हमारा ड्रीम है कि वो अपनी बस्ती कल को खुद संभाल लें, स्वयं संभालें। जी, एक प्रश्न और पूछना चाहूँगी। आपने कहा कि कोविड के समय ये शुरू हुआ था, तो निश्चित ही आपको उस समय बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा। किस तरह की चुनौतियाँ रहीं तब? देखिए, मैं खुद पॉजिटिव हो गया था जब तक हम ये विचार कर रहे थे कि हमें ऐसा करना, तब तक हम सेवा कार्य में लगे हुए थे, और इसलिए मैं खुद पॉजिटिव हो गया। मैं खुद हॉस्पिटल में रहा, 15 दिन हॉस्पिटल में रहा।
तो पहली चुनौती तो ये हुई कि उस 15 दिन में मन में बार बार विचार आता रहा कि मैं स्वस्थ होकर वापस जाऊंगा, ये काम हम प्रारंभ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। उसके बाद बहुत सारी सावधानियां खुद भी रखनी थी। फिर पहली चुनौती थी कि सब लोग कहते थे कि इस समय कोई नया काम चलते हुए काम बंद हो रहे थे और उस समय कोई नया काम प्रारंभ करना ये अपने आप में स्वयं ही एक चुनौती थी। और लेकिन ईश्वर ने कृपा की और बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया और हमने बीच कोविड में और ये काम प्रारंभ किया। परिवारों बस्तियों में संपर्क किया, बस्तियों से बच्चों को लेकर आए और सब प्रकार का सहयोग मिला, इसलिए वो काम प्रारंभ हो पाया। चुनौतियाँ तो आती हैं, वो आगे भी आएंगी लेकिन चुनौतियों को हमने सबके सहयोग से उसको हम सामना कर सके। और आपने कहा कि बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया, समाज ने किस तरह से आपका सहयोग किया? सब कदम कदम पर सहयोग किया। बच्चों के सिलेक्शन में बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं का हमें सहयोग मिला। फिर पिछले 2 वर्षों से जहाँ पर हम चला रहे मेरठ में, वो जनसेवा न्यास का स्थान है। हमारा तो अपना कोई स्थान नहीं था, तो जनसेवा न्यास ने हमको स्थान उपलब्ध कराया। वहाँ विद्यालय चलता है अपना राधेश्याम मुरारका सरस्वती विद्या मंदिर। उस विद्यालय ने बिना फीस के हमारे बच्चों को 2 वर्षों से वहाँ एडमिशन दिया है, वो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। भिन्न भिन्न लोगों ने आर्थिक रूप से सहयोग किया है। बहुत सारे लोगों ने अपने घर परिवार के कामों में से समय निकालकर वहाँ आकर 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन बच्चों के साथ रहकर उनको भिन्न भिन्न प्रकार की विधाएं सिखाई हैं। आज हमारे बच्चे संगीत भी सीख रहे हैं, स्पोर्ट्स में भी अच्छे हैं, पढ़ाई में भी अच्छे हैं। ये बहुत सारे लोगों के सहयोग के कारण से संभव हो पाया है। आपने कहा कि तब जो हमारे स्वयंसेवक थे वो राहत सामग्री बांटने में और सबकी सहायता करने में व्यस्त थे। क्या आपके संस्थान को बढ़ाने में, उसकी शुरुआती चुनौतियों से लड़ने में, वहाँ भी क्या ये स्वयंसेवक आगे खड़े थे? हम सब स्वयंसेवक ही हैं जी जो भी लोग वहाँ काम कर रहे हैं उसमें से अधिकांश लोग संघ के स्वयंसेवक हैं। और संघ से जो एक प्रेरणा मिलती है निस्वार्थ भाव से, समाज की से, सारा समाज हमारा अपना है, तो उसके लिए हम कुछ करें, तो संघ की प्रेरणा है। एक प्रश्न और मेरे मन में आ रहा था कि जैसे जब आप बच्चों को जोड़ने के लिए जाते हैं, जैसे आप किसी बस्ती में जाते हैं, आपने कहा कि कोई ना कोई संस्थान होता है या कुछ लोग होते हैं जिनके थ्रू हम जाते हैं, तो क्या उनके माँ बाप को शुरू में आश्वस्त करना कि हाँ उनके बच्चे सही जगह पहुँच रहे हैं, उन्हें सही शिक्षा मिलेगी, क्या ये चुनौती रहा? पहले वर्ष बहुत कठिन था ये, क्योंकि हम जब बस्ती में जा रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि हम ये करेंगे, तब तक हमने कुछ किया नहीं है और उनको दिखाने के लिए भी हमारे पास कुछ नहीं था। केवल हम बोल रहे थे कि हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा पढ़ाएंगे, ऐसा पढ़ाएंगे। तो उस समय हम पर विश्वास करना ज़्यादा कठिन था। पहले वर्ष जो बच्चे आए वहाँ, मैं उन अभिभावकों को बहुत ही साधुवाद कहता हूँ कि उन्होंने हम पर विश्वास किया और अपने बच्चों को भेजा। दूसरे वर्ष का जो बैच इस समय है उसमें हमको उतना नहीं लोगों को समझाना पड़ा, क्योंकि हमारे पास लोगों को दिखाने के लिए था। हमारे पास वहाँ पढ़ रहे बच्चों के फ़ोटो थे, वीडियोज़ थे। बस्ती में जिस बस्ती से एक बच्चा आ गया, 2 बच्चे आ गए, तो उन बच्चों के अभिभावक वहाँ पर बस्ती में बताने वाले थे। और अब ये तीसरा वर्ष है, इस समय हम फिर से बस्तियों में जा रहे हैं, तो इस बार बिल्कुल नई कठिनाई इस प्रकार की आ रही है। हाँ, जब हम नई बस्ती में इस बार भी जा रहे हैं तो वहाँ ज़रूर थोड़ा सा वो पूछते हैं कि नहीं कैसा होगा, क्या होगा, लेकिन अब हमारे पास दिखाने के लिए हम बता सकते हैं कि देखो ये है संस्थान हमारे पास। पहले वर्ष ज़रूर ये बहुत कठिन था। हाल ही में आपका वार्षिकोत्सव हुआ, तो क्या जो अभिभावक थे जो पहले डरे हुए थे या कुछ शंकाएं थी उनके मन में, क्या आज उनके विचार बदले हैं? उनका खुद का अनुभव कैसा रहा नीड के साथ? अभिभावक बहुत प्रसन्न हैं और अभिभावकों के कुछ बाइट्स भी लिए वहाँ पर जो मीडिया के लोग आए थे। अभिभावक आमंत्रित थे कार्यक्रम में? हाँ, हम सामान्यतः अपने जो भी हमारे कार्यक्रम रहते हैं उसमें सब अभिभावकों को बुलाते हैं। नीड का अर्थ ही है एक परिवार। वो अभिभावक, बच्चे, हम लोग, हमको सहयोग करने वाले लोग, सब मिलकर एक परिवार है। इसलिए जो भी हम अपने आयोजन इस प्रकार का वर्ष में 1-2 करते हैं उसमें सब बुलाते हैं। तो इस बार जब अभिभावक आए हुए थे तो कई चैनल्स के लोग थे, मीडिया के लोग थे, उन्होंने उनकी बाइट्स ली, पूछा उनको कि आपको कैसा लग रहा है। तो अभिभावक सब बहुत प्रसन्न हैं, उनको अच्छा लग रहा है, उनको एक विश्वास जन्मा है कि हमारे बच्चे कुछ कर सकते हैं। एक अभिभावक हैं, उनका जो सड़क के किनारे जो लोहा पीटने वाला समाज रहता है, लोहा पीटा समाज, उनका बच्चा है, तो वो बहुत भावुक हो गए कार्यक्रम में और उन्होंने कहा कि मेरी कितनी पीढ़ियों से हम लोग केवल सड़क के किनारे रह रहे हैं और मुझे नीड के कारण से मुझे ऐसा लगा है कि कम से कम मेरा बच्चा सड़क के किनारे रहने को मजबूर नहीं होगा।
एक प्रश्न और कि जो अभिभावक हैं जिनसे आपने इन बच्चों को जोड़ा है, आज वो आश्वस्त हैं, तो आप आज अभी भी कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस प्रकार की शिक्षा पा सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं, उनके अभिभावकों को आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि हमारी संस्था बहुत छोटी है और हम ऐसा मानकर चल रहे हैं कि कोई पूरे देश की सारी समस्याओं का हम समाधान कर देंगे, सारे बच्चों को हम पढ़ा देंगे, ये नहीं हो सकता। कोई भी एक सामाजिक संस्था ये कर नहीं सकती। हम अपने प्रयासों से, समाज के सहयोग से जितने अधिकतम बच्चों को पढ़ा सकते हैं उतना हम प्रयत्न करेंगे। बाकी हम मानते हैं कि हमने एक मॉडल खड़ा किया है, कल को बहुत सारी संस्थाएं इस मॉडल पर काम कर सकती हैं और जितने अधिकतम बच्चों तक शिक्षा जाए। दूसरा, अभिभावक इन बस्तियों में जो विशेष रूप से ये जो दिल्ली एनसीआर है, इसमें जो ये कंस्ट्रक्शन लेबर आई है बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, ये अभिभावक गांव से आए थे कि उम्मीद लेकर के हम शहर में जाएंगे, वहाँ हमें एक अच्छा रोज़गार मिलेगा और हम अपने बच्चों को, अपनी कम से कम आने वाली पीढ़ी को हम अच्छे से पढ़ा सकेंगे, आगे बढ़ा सकेंगे। लेकिन यहाँ पर संसाधनों के अभाव में और वो उतना कर नहीं पा रहे। लेकिन उनके मन में, बस्तियों में जाने के बाद मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि उनके मन में है कि हमारे बच्चे भी पढ़े, हमारे बच्चे भी आगे बढ़े। सरकार ने भी बहुत तरह की व्यवस्थाएं की हैं वहाँ पर। लेकिन एक अच्छा उन अभिभावकों को अगर आश्वासन मिला और कुछ अच्छे लोग सामने आए समाज के, तो वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें और वो निश्चित रूप से अभिभावक आगे आएंगे और अभिभावक उन बच्चों को ऐसी संस्थाओं को सौंपेंगे। जी, मैं चाहती हूँ कि हमारे जो भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन्हें आप ये बताएं कि वो नेह नीड से कैसे जुड़ सकते हैं। देखिए, नेह नीड एक परिवार है और परिवार में जितने अधिक लोग जुड़ते जाएं, परिवार जितना बड़ा होता जाए उतना ही अच्छा है। हम छोटे से एक बात सुनते हैं कि जिस बाग में नए नए फूल खिलते हैं वो बाग हमेशा हरा भरा रहता है। शरीर में नया रक्त बनना भी आवश्यक है। ऐसे इस नेह नीड परिवार में भी जितने अधिक से अधिक नए लोग जुड़ेंगे, ये परिवार बड़ा होगा। हम समाज के अभावग्रस्त ऐसे बच्चों को अधिक से अधिक हम पढ़ा सकेंगे। तो भिन्न भिन्न रूप में लोग जुड़ सकते हैं। हमने दो योजनाएं अपने यहाँ बोलते हैं, एक पालक योजना, एक साधक योजना। एक बच्चे पर वर्ष भर में आने वाला जो व्यय है उसको कोई एक सामर्थ्यशाली परिवार, जिनकी भगवान ने उन पर कृपा की है, आर्थिक स्थिति अच्छी है, तो अपने 2 बच्चों को, 3 बच्चों को वो पढ़ा रहे हैं, तो नेह नीड में एक बालक के वो पालक बन सकते हैं। उस पर आने वाला जो भी वार्षिक व्यय है वो उसको करके वो उस बच्चे के पालक बन सकते हैं। दूसरा रखा है हमने साधक। जो भी इस प्रकार के लोग हैं वो सीनियर सिटीजन्स हो सकते हैं, सेवानिवृत्त लोग हो सकते हैं, या कोई भी युवा विद्यार्थी भी हो सकते हैं, जो एक 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए अपना समय निकालकर नेह नीड में आकर वहाँ बच्चों के साथ रहें। और जो विधा उनके पास है, कोई मैथ पढ़ा सकता है, कोई इंग्लिश पढ़ा सकता है, कोई सोशल साइंस पढ़ा सकता है, कोई संगीत सिखा सकता है, कोई स्पोर्ट्स का कोई चीज़ सिखा सकता है बच्चों को। तो जो विधा उनके पास है वो आएँ, सबका स्वागत है, और वो नेह नीड में आएँ और नेह नीड में आकर बच्चों के साथ वहाँ पर रहें और उस विधा को बच्चों को सिखाएं। तो ये पालक योजना और साधक योजना, ये 2 तो ऐसी हैं जिसमें हम अधिक से अधिक लोगों को आह्वान करते हैं कि वो जुड़ें। और बाकी कोई भी संस्था है उसको भिन्न भिन्न प्रकार के साधनों की आवश्यकता रहती है। जो भी लोग जिस प्रकार से साधन जुटा सकते हैं नेह नीड के लिए, हम सबके आभारी रहेंगे। हमारा जो नया परिसर अभी तक हम मेरठ में इसको संचालित कर रहे हैं, वो जनसेवा न्यास के द्वारा हमको स्थान दिया गया है, लेकिन इस मार्च से हम हापुड़ ज़िले में गढ़मुक्तेश्वर के निकट ब्रजघाट में हम स्थानांतरित हो जाएंगे। वहाँ पर एक ट्रस्ट ने हमको एक बना बनाया भवन दे दिया है और साथ में एक वहाँ हमने भूमि भी इस कार्य के लिए खरीद ली है, जहाँ पर हम आगे अपने भवन का निर्माण करने जा रहे हैं। उस भवन के निर्माण में भी भिन्न भिन्न प्रकार से हम समाज का सहयोग ये मांगेंगे और आपके माध्यम से भी मैं मांग रहा हूँ सब लोगों से अधिक सहयोग इस कार्य के लिए जो करें। सबका आभार, सबका धन्यवाद। इस तरह का संस्थान हमारे लिए प्रेरणा है, क्योंकि आपने चुनौतियों के समय इस तरह का विचार लिया और एक ऐसा संस्थान बनाया जो आज संकट से ग्रस्त, अभावग्रस्त, ज़रूरतमंद बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रहा है, स्वावलंबी बना रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारी आज की इस चर्चा से बहुत से लोग प्रेरित होंगे
और यदि खुद से कुछ नहीं शुरू कर सकेंगे तो ऐसे संस्थानों से जुड़ेंगे जहां वे अपना जरा सा भी योगदान दे सके। योगदान आर्थिक ही नहीं, आप कोई किसी तरह का सहयोग भी दे सकते हैं, किसी को पढ़ा सकते हैं, किसी को कोई नई विधा सिखा सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज हमें अपना समय देने के लिए और हमें नीर से परिचित कराने के लिए। धन्यवाद पल्लवी जी। नमस्कार सभी दर्शकों को नमस्कार।